पीबीए के लिए बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं पहले ये समझ लें। पेपर में 2 सेक्शंस होंगे, ए एंड बी दोनों में 2 क्वेश्चंस होंगे जिनके फर्दर कुछ पार्ट्स भी होंगे। सेक्शन ए के 2 क्वेश्चंस सी प्लस प्लस के प्रैक्टिकल से होंगे जो कि पार्ट 1 से लिए जाएंगे और इनकी वेटेज 60% होगी। और सेक्शन बी के सी प्लस प्लस प्रैक्टिकल्स पार्ट 2 से लिए जाएंगे और इनकी वेटेज 40% होगी। यानी मेहनत दोनों पार्ट्स पे करनी है पर ज़्यादा पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स में। पार्ट 5 यूजलेस बात है कि रफ प्रैक्टिस करते रहें और नोटबुक के मार्क्स नहीं हैं। पार्ट 6 में कह रहे हैं कि पीबीए को वही स्टूडेंट्स सही से अटैम्प्ट कर सकेंगे जिन्होंने पूरा साल प्रैक्टिकल किए होंगे लैब में प्रोग्राम्स लिखने की। डरने की बात नहीं, इंशाल्लाह आप भी सब कर लेंगे। पीबीए में एमसीक्यूज़ नहीं होंगे और कोई भी हाफ मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब पार्ट 1 और पार्ट 2 में भला है कौन कौन से प्रैक्टिकल्स, उन पे नज़र दौड़ाएं। पार्ट 1 में 2 स्मॉल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं और 4 स्मॉल प्रोग्राम्स हैं जिसमें सेट विड्थ वाले प्रोग्राम्स में ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट हेडर भी लिखना होता है। फिर मज़ीद जो प्रोग्राम्स आ सकते हैं उनमें 2 ये हैं जिनमें कि सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स से मुतलिक, या एरिया वॉल्यूम और पेरीमीटर वगैरह कैलकुलेट करना होगा किसी ज्योमेट्रिक शेप का। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे जिनका आपने कोड लिखना होगा, जैसे कि एलसीएम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वगैरह वगैरह। और पार्ट 2 में 5 डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स में आपको टेस्ट किया जा सकते हैं जिसमें आपको फंक्शंस, डेटा टाइप्स, पॉइंटर्स और ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास, क्रिएट एंड रीड डेटा फाइल वगैरह पे अबूर होना चाहिए। यानी आपने अगर टोटल 2 + 4 + 12 + 5 = 22 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह 100% होगा। कुछ इन प्रोग्राम्स में शायद मैं करवा दूं और कुछ के लिंक्स देने की कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता। पर चैट जीपीटी है ना, उसके ऊपर लिखते जाएं कोड और देखते जाएं कि क्या आंसर बताता है। पैटर्न देखें, टोटल 25 मार्क्स हैं, पार्ट 1 के 15 मार्क्स का है और पार्ट 2 10 मार्क्स का है। पार्ट 1 में पहले क्वेश्चन के टोटल 8 मार्क्स हैं बट वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में होंगे, 1 to 3 मार्क फॉर डिफरेंट पार्ट्स। पार्ट 1 के ही दूसरे क्वेश्चन के टोटल मार्क्स हैं 7 और वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में होंगे, 2 to 3 मार्क्स फॉर ईच पार्ट। पार्ट 2 में क्वेश्चन 3 5 मार्क्स का होगा जिसमें 2 पार्ट्स होंगे ऑफ मार्क्स 2 and 3, जबकि क्वेश्चन 4 में भी 2 पार्ट्स होंगे और इनके भी बिल तरतीब 2 और 3 मार्क्स होंगे। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है जिसमें प्रोग्राम गिवन होता है और आउटपुट लिखनी होती है। मॉडल पेपर देखते हैं। इसके सेक्शन ए के टोटल 15 मार्क्स हैं और सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन के टोटल मार्क्स 8 हैं बट वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में हैं, 1 to 3 मार्क्स के। क्वेश्चन कहता है द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ द इनिशियल सम ऑफ मनी दैट इज़ इन्वेस्टेड। प्रॉफिट रेफर्स टू द फाइनेंशियल गेन और रिटर्न ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। कहना चाह रहा है कि कारोबार में जो आप पैसा लगाते हैं उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और उस पे जो प्रॉफिट यानी मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है, उसे फाइनेंशियल गेन या रिटर्न कहते हैं। आगे कहा जा रहा है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। योर प्रोग्राम मस्ट इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज़ एंड टेन्योर इन ईयर्स। यानी कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कितने अरसे, कितने साल के लिए करना चाह रहे हैं। आगे कह रहा है कि कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द प्रॉफिट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन का लफ्ज़ आ गया, यानी इफ़ एल्स या एल्स इफ वाली कंडीशन लगानी होगी। पहली कंडीशन, इफ़ प्रिंसिपल अमाउंट इज लेसर देन 25,000 एंड टेन्योर इज लेसर देन 10 years, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरी कंडीशन, इफ़ प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 25,000 एंड टेन्योर इज इक्वल टू 10 years, प्रॉफिट इज इक्वल टू 7% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। तीसरी कंडीशन, इफ़ प्रिंसिपल अमाउंट इज ग्रेटर देन 25,000 एंड टेन्योर इज ग्रेटर देन 10 years, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। तीनों कंडीशंस को जहन में इस तरह से एक टेबल में ले आएँ तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसका कोड भी बहुत ही आसान सा है। हर कोड में ये हिस्सा तो लिखना ही होता है। अब हमने 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। टेन्योर इन ईयर्स लिखना है तो इसको हम इंटीजर डेटा टाइप से डिफाइन करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स इंटीजर्स होते हैं। जबकि प्रिंसिपल अमाउंट डेसिमल में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स में भी तो रख सकता है कोई, और प्रॉफिट भी इसका डेसिमल में आ सकता है क्योंकि जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेसिमल में है तो उसका प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई होकर डेसिमल में आएगा। तो इन दोनों को डेटा टाइप फ्लोट से डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट का नाम मैंने इन्वेस्टमेंट रख दिया है। सबसे पहले सी आउट की मदद से यूज़र से पूछना है कि वो क्या प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है। सी इन की मदद से जो वैल्यू वो यूज़र एंटर करेगा वो वेरिएबल इन्वेस्टमेंट में सेव हो जाएगी। अब सी आउट की मदद से प्रिंट करेंगे कि कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। सी इन की मदद से जो वैल्यू एंटर करेंगे वो वेरिएबल टेन्योर में चली जाएगी। यहाँ तक आपके 3 मार्क्स पक्के हो गए हैं, यूजिंग एंड रीडिंग करेक्ट टाइप ऑफ डेटा एंड करेक्ट यूज़ ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट। अब 3 तरह की कंडीशंस हैं तो इसका मतलब है एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, 2 एल्स इफ़ और एक सिर्फ एल्स, ताकि अगर यूज़र इनके अलावा कोई कंडीशन एंटर करे और प्रोग्राम क्रैश कहीं ना कर जाए।
पहली इफ स्टेटमेंट में कंडीशन है कि इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ लेसर देन 25,000 और एंड, कंडीशनल एंड लगाएंगे। वो क्या होता है, 2 दफ़ा एंड लिखते हैं, ये कंडीशनल एंड है। और टेन्योर इज़ लेसर देन 10 ईयर्स। इसी तरह सेकंड कंडीशन है इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू 25,000 एंड टेन्योर इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स। यहाँ देखें 2 बार इक्वल टू साइन लिखा है, क्योंकि सिर्फ एक बार लिखें तो वो तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जबकि यहाँ हमने कंपैरिजन करना है। तीसरी कंडीशन, इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन 25,000 एंड टेन्योर इज़ ग्रेटर देन 10 ईयर्स। अब हमने हर कंडीशन के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब देखिए 5% इन्वेस्टमेंट लिखना है तो हम 5% को लिख सकते हैं 0.05 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन्वेस्टमेंट से। इसी तरह सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.07 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट, तीसरी में प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट, और अगर रॉन्ग कंडीशन एंटर करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। और इन तमाम कंडीशंस को चेक करते करते जब प्रोग्राम नीचे आएगा तो तब तक कीपिंग इन व्यू एंटर्ड इन्वेस्टमेंट एंड टेन्योर प्रॉफिट में वैल्यू आ चुकी होगी। लिहाजा अब बस उस प्रॉफिट को प्रिंट करने के लिए सी आउट की कमांड यूज़ करें। और अब देखें यूँ बाकी के मार्क्स भी आपके पक्के हो जाएंगे। आप इस प्रोग्राम को मज़ीद अच्छा कर सकते थे अगर आखिरी एल्स के अंदर प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 की जगह कोई और रिस्पॉन्स बना देते कि जैसे कि यू हैव नॉट एंटर्ड द करेक्ट इन्वेस्टमेंट और नंबर ऑफ़ ईयर्स वगैरह वगैरह। सेक्शन ए का ही सेकंड क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। क्वेश्चन कहता है राइट अ C++ प्रोग्राम दैट लेट्स द यूज़र एंटर द टोटल रेनफॉल फॉर ईच ऑफ 12 मंथ्स इनटू एन अरे ऑफ डबल्स। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल रेनफॉल फॉर द ईयर, द एवरेज मंथली रेनफॉल एंड द मंथ विद द हाइस्ट अमाउंट। यानी एक अरे बनानी है 12 एलिमेंट्स की। हर कोड में ये हिस्सा तो लिखना ही होता है। इंट मेन लिख लें या वॉइड मेन, दोनों में मामूली सा फ़र्क है। इंट मेन में प्रोग्राम के एंड पे रिटर्न 0 लिखना होता है। अब हमने वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं। 12 मंथ्स की रेनफॉल के लिए अरे डिफ़ाइन करनी है विद डेटा टाइप डबल, तो हम नाम रख देते हैं डबल रेनफॉल इन ब्रैकेट 12, ताकि 12 मंथ्स के लिए वैल्यूज़ इनपुट करके फिर उस पर वर्क करें। टोटल रेनफॉल, एवरेज मंथली रेनफॉल और हाईएस्ट रेनफॉल के लिए हम वेरिएबल्स डबल में ही डिफ़ाइन कर लेते हैं, टोटल, एवरेज और मैक्सिमम। और क्योंकि लूप का यूज़ करना होगा इसलिए इंटीजर आई को एज लूप वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं और मंथ नंबर के लिए वेरिएबल मंथ। अब फॉर लूप लगाते हैं फ्रॉम आई इक्वल टू 0 टू आई लेसर दैन 12 कॉमा आई प्लस प्लस, और इसमें पहली सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं एंटर रेनफॉल इन मिलीमीटर्स फॉर मंथ नंबर, पहला महीना यानी फर्स्ट, तो हम i+1 लिखते हैं ताकि 0 + 1 से 1 प्रिंट हो। मैं आउटपुट स्क्रीन नहीं दिखा रहा क्योंकि इससे अब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और सी इन के ज़रिए जो वैल्यू एंटर करेंगे उसको रेनफॉल अरे के आई एलिमेंट में स्टोर कर देंगे, जो कि इस वक्त 0 हो गया। यही काम लूप में 12 टाइम्स रिपीट होगा। अब हमने पूरा साल जितनी रेनफॉल हुई है उसका टोटल कैलकुलेट करना है, जिसके लिए एक और फॉर लूप लगाना होगा। पर उससे पहले टोटल वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज़ करना है ताकि उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना पड़ी हो। और साथ ही मैक्सिमम रेन कितनी हुई है ये भी इसी लूप में ढूंढ लेते हैं बाय कंपैरिजन। इसके लिए लूप से पहले हम वेरिएबल मैक्सिमम को इनिशियलाइज़ करते हैं फर्स्ट मंथ की रेनफॉल से, और बाद में कंपेयर करते चले जाएंगे बाकी तमाम मंथ से। थोड़ी स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। देखिए हर बार लूप रन होने पे टोटल में रेनफॉल के नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू ऐड हो, उसके लिए हम लिखते हैं टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस रेनफॉल आई की कमांड। और हर बार ये भी चेक करना है कि क्या रेनफॉल की इस लोकेशन पे पड़ी वैल्यू वेरिएबल मैक्सिमम में पड़ी वैल्यू से बड़ी तो नहीं। अगर ऐसा है तो हम मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट करके वो वाली वैल्यू डाल देंगे। इसको थोड़ी देर पॉज करके देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। और हम उस मंथ को नोट कर लेंगे वेरिएबल मंथ में यूजिंग i+1। जब ये लूप एंड होगा तो वेरिएबल टोटल में तमाम महीनों की रेनफॉल का सम आ चुका होगा, और वेरिएबल मैक्सिमम में उस महीने की रेनफॉल आ जाएगी जिसमें हाईएस्ट रेन हुई। मंथ नंबर भी मिल जाएगा। हमें एवरेज भी रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 12 लिख देंगे, क्योंकि टोटल मंथ्स 12 होते हैं। इससे वेरिएबल एवरेज में वैल्यू आ जाएगी 4.058। हमने क्वेश्चन के मुताबिक प्रिंट करना है टोटल रेनफॉल और एवरेज मंथली रेनफॉल, जो कि बहुत आसान है। अब जबकि उस मंथ का नंबर भी बताना है जिसमें मैक्सिमम रेनफॉल हुई। कितनी हुई वो लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम प्रिंट कर लेते हैं हाईएस्ट रेनफॉल और
मैक्सिमम में पड़ी हुई वैल्यू, यानी कि कितनी मैक्सिमम रेन हुई, और फिर प्रिंट होगा मिलीमीटर इन मंथ नंबर, और इसके बाद वेरिएबल मंथ में पड़ा हुआ मंथ नंबर। इसके बाद आप रिटर्न 0 वगैरह लिख लें। इस क्वेश्चन के मार्क्स भी आपके पूरे आ गए हैं 7। सेक्शन बी के टोटल मार्क्स हैं 10। इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों के 5 मार्क्स हैं। क्वेश्चन 3, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट हैव अ क्लास नेम्ड ट्राइंगल एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद फॉलोइंग कंडीशंस। 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स, बेस एंड हाइट, मेंबर फंक्शन एरिया। हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी स्टार्ट तो ऐसा ही होगा। मेन बॉडी लिखने से पहले हम क्लास ट्राइंगल डिफाइन करेंगे, जिसमें 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स, बेस एंड हाइट डिफाइन करेंगे इन डेटा टाइप डबल, क्योंकि ट्राइंगल की बेस और हाइट डेसिमल में भी एंटर हो सकती है। और पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल बनाते हैं टू इनिशियलाइज बेस एंड हाइट। इसके अलावा एक मेंबर फंक्शन जिसका नाम एरिया है वो बना लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया मेजर करने का फार्मूला इसमें लिखा हुआ है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और यूँ हमारी क्लास जिसका नाम ट्राइंगल है कंप्लीट हुई, लिहाजा ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब मेन फंक्शन लिखना है तो क्लास को हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये रहा मेन फंक्शन। इसमें पहले बेस और हाइट नाम के वेरिएबल डिफाइन कर लें विद डेटा टाइप डबल। फिर सी आउट और सी इन की मदद से पहले बेस इनपुट करवा लें और फिर हाइट एंटर करवा लें। अब तवज्जो से देखें, हम एक ट्राइंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम लिखेंगे अपनी क्लास का नाम ट्राइंगल, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसको हम नाम दे देते हैं ट्राई। अब जब हम इसको इनपुट देंगे बेस कॉमा हाइट, तो इसको क्लास कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो कि एक स्पेशल फंक्शन होता है विद सेम नेम जो कि क्लास का नेम होता है। तो जो कोई हमने बेस और हाइट की वैल्यूज़ एंटर की हैं वो यहाँ आईं और फिर यहाँ आईं और फिर यहाँ आ गई। आप बहुत से ट्राइंगल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ट्राई 1, ट्राई 2, ट्राई 3, और उसमें बेस और हाइट की वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ एक ही के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको नीचे लिख दिया है। अब हम एरिया डिस्प्ले करने के लिए सी आउट की कमांड लिखेंगे, पर इस क्लास ट्राइंगल में फंक्शन एरिया को कैसे कॉल करेंगे? अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ट्राई के लिए हम लिखेंगे ट्राई डॉट एरिया फंक्शन, और एंड लाइन मैनिपुलेटर को यूज़ कर लें, ना भी करें तो अब मज़ीद कुछ प्रिंट नहीं करना। मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो हम प्रोग्राम एंड करने के लिए रिटर्न 0 लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स भी पक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, ये PBA का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे आसान भी। इसमें सिर्फ आउटपुट लिखनी होती है। इसके फर्स्ट पार्ट के 2 मार्क्स हैं। फर्स्ट लाइन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें इंटीजर x इज इक्वल टू 100 ने एक नॉर्मल वेरिएबल x को डेटा टाइप इंटीजर डिफाइन किया है और इनिशियलाइज किया है विद वैल्यू 100। और किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस भी होता है जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल x का एड्रेस 0x7AFE14। एक्चुअल वैल्यू आपके कंप्यूटर सिस्टम टू कंप्यूटर सिस्टम वेरी कर सकती है। हेक्साडेसिमल नंबर्स की निशानी ये होती है कि शुरू में 0x लिखा होता है, फिर नेक्स्ट 6 डिजिट्स में 0 से 9 तक भी हो सकते हैं और A to F तक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्टार माई पॉइंटर एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा है डेटा टाइप इंटीजर में। माई पॉइंटर स्टोर करेगा मेमोरी एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। नेक्स्ट लाइन में एंड x का मतलब है एड्रेस ऑफ x, लिहाजा माई पॉइंटर में एड्रेस ऑफ इंटीजर x सेव होगा। अब नेक्स्ट लाइन सी आउट में माई पॉइंटर ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल x प्रिंट करेगा। फिर \n से कर्सर न्यू लाइन पे आएगा और स्टार माई पॉइंटर ये वेरिएबल x की वैल्यू की तरफ पॉइंट करता है, यानी जो कुछ x में है वो प्रिंट करता है, जो कि इस वक्त 100 है। सो सिंपल, आपके ये 2 मार्क्स भी पक्के हो गए हैं। ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है, ईजीएस्ट इन होल पेपर। ये हमारा मेन फंक्शन है और ये एक ग्लोबल फंक्शन है। मेन फंक्शन में 3 इंटीजर्स डिफाइन किए हैं। n की वैल्यू इनिशियलाइज़ की गई है 163, रिज़ल्ट को 0 और वेरिएबल रिमाइंडर फ़िलहाल एम्प्टी है।
अब वाइल लूप का यूज़ किया है विद कंडीशन n नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ ट्रू क्योंकि n इज इक्वल टू 163 है। रिमाइंडर के अंदर वैल्यू आएगी n मॉडुलस 10 से, यानी 163 डिवाइडेड बाई 10 से 3। अब रिज़ल्ट में वैल्यू आएगी 0, प्लस पावर फंक्शन को कॉल किया है और उसको वैल्यू पास की है रिमाइंडर की यानी 3, जहाँ वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बन जाता है 81 और रिटर्न होके यहाँ आ जाता है। तो हमारे रिज़ल्ट में वैल्यू आएगी 0 प्लस 81 इज इक्वल टू 81। n की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 से, यानी n हो गया 16। सी आउट में न्यू लाइन पे रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा और उसकी वैल्यू 81। अब n रिज़ल्ट और रिमाइंडर की न्यू वैल्यू यहाँ लेड पेंसिल से नोट कर लें। अब n की वैल्यू 16 है, इसलिए वाइल लूप की कंडीशन n नॉट इक्वल टू 0 अभी भी ट्रू है। रिमाइंडर के अंदर वैल्यू आएगी n मॉडुलस 10 से, यानी 16 डिवाइडेड बाई 10 से 6। अब रिज़ल्ट में वैल्यू आएगी 81, प्लस पावर फंक्शन को कॉल किया है और उसको वैल्यूज़ पास की है रिमाइंडर की यानी 6, जहाँ वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बन जाती है 1296 और रिटर्न होके यहाँ आ जाती है। तो हमारे रिज़ल्ट में वैल्यू आ गई है 81 प्लस 1296 इज इक्वल टू 1377। n की वैल्यू डिक्रीमेंट होके बन गई n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 से, यानी बन गया 1। सी आउट में न्यू लाइन पे रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा और उसकी वैल्यू 1377। अब n रिज़ल्ट और रिमाइंडर की न्यू वैल्यूज़ लेड पेंसिल से ऊपर नोट कर लेते हैं। अब n की वैल्यू 1 है, इसलिए वाइल लूप की कंडीशन n नॉट इक्वल टू 0 अभी भी ट्रू है। रिमाइंडर के अंदर वैल्यू आएगी n मॉडुलस 10 से, यानी 1 डिवाइडेड बाई 10 से बनेगा रिमाइंडर 1 और रिज़ल्ट में वैल्यू आएगी 1377, प्लस पावर फंक्शन को कॉल किया है, उसको वैल्यू पास की है रिमाइंडर की यानी 1, जहाँ वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर भी यही रहेगी यानी 1 और रिटर्न होके यहाँ आ जाती है। तो हमारे रिज़ल्ट में वैल्यू आएगी 1377 प्लस 1 इज इक्वल टू 1378। n की वैल्यू डिक्रीमेंट होके बनेगी n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, यानी बन गई 0। सी आउट में न्यू लाइन पे रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा और उसकी वैल्यू 1378। अब n की वैल्यू क्योंकि 0 है, इसलिए वाइल लूप की कंडीशन n नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स है। इसलिए लूप से एग्ज़िट करके मेन फंक्शन रिटर्न 0 की कमांड एग्जीक्यूट करेगा और एंड हो जाएगा। तो ये हमारी आउटपुट रही और इंशाल्लाह आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ले लेंगे। Study with me, a learning experience.